आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जीव अजीव क्लास का आज तीसरा सेशन है और अब तक हम 2 बोल पूरे कर चुके हैं और तीसरा बोल अब हम प्रारंभ करेंगे। इनफैक्ट उसमें भी कुछ पोर्शन हमारा हो गया है, तो जहां तक हुआ है उसके आगे से सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूं और उसके बाद ममता जी चंडालिया से निवेदन करूंगा कि वो रीड करना शुरू कर सकते हैं। हाँ ममता जी, आप शुरू करें। दो अपकाय। बरसात का जल, ओस का जल, समुद्र का जल, धुआं का जल, कुएं, बावड़ी, तालाब, झील और नदी का जल आदि सब अपकायिक जीव हैं। जल की एक बूंद में पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। जब तक विरोधी शस्त्र न लगे तब तक जल सचित होता है। विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित हो जाता है। 3 तेजस्काय। अग्नि, विद्युत, उल्का आदि सब तेजस का एक जीव हैं। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। उनको जब तक विरोधी शस्त्र न लगे तब तक अग्नि सचित होती है। विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित हो जाती है। देखिए, अब यहाँ पर पहले हम अपकाय तेजस्काय को थोड़ा समझते हैं। बेसिकली ऐसे तो हमने समझ ही लिया कि जिसका शरीर पानी है वो अपकाय है, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन इसको और अच्छे से एलिब्रेट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए, जैसे बरसात का पानी। अब बारिश हुई, पानी आया, वो सब सचित पानी है, अर्थात उसमें जीव है, अपकायिक जीव। ओस का जल, इसी प्रकार से समुद्र, धुआं का जल, कुएं, बावड़ी, तालाब, झील, नदी, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है पानी के। तो इन सब ये सब अपकायिक जीव हैं। देखिए, इन सब में अपकायिक जीव है ऐसा नहीं कहना है, ये सब अपकायिक जीव है। दोनों बात में अंतर समझे। पानी में जीव होना अलग बात है, जैसे पानी में मछली का होना, तो मछली जीव वो अपकायिक नहीं है, वो तो पंचेंद्रिय जीव है। इसी प्रकार से मानो पानी में और कोई जीव जंतु हो, जैसे आज के संदर्भ में कहूं तो वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पानी की एक बूंद को अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखा जाए तो उसमें 36,000 मतलब जीव दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब वो ऐसे जो माइक्रोस्कोप होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, उस पर रखा जाता है और उसको जब बहुत बड़ा करके देखा जाता है तो वहां पर उन्होंने पाया 36,000 जीव हैं। अब कुछ लोग उस बात को ऐसे लिंक कर देते हैं कि देखो, जैन धर्म में भी कहा गया पानी की एक बूंद में जीव होते हैं, पर ये जीव अलग है, ये अपकायिक जीव नहीं है। अपकायिक जीव तो पानी की एक बूंद में असंख्य है। वो लाख, करोड़, 2 करोड़, जितनी बड़ी संख्या हम बोल दे उससे भी बहुत अधिक है। तो ये जो जीव 36,000 अगर माइक्रोस्कोप में दिखाई भी दे तो उसे हमें त्रस जीव समझना चाहिए, जो पानी में है। तो पानी में होने वाले जीव अपकायिक नहीं है, पानी स्वयं जिनका शरीर है वैसे जीव अपकायिक जीव होते हैं और एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। अब इसी प्रकार से तेजस कायिक जीव में एग्जाम्पल दिया गया अग्नि, विद्युत, उल्का। अब देखिए, अग्नि ठीक है, हमें बहुत इजीली समझ में आती तेजस काई के संदर्भ में। अब ये जो 2 शब्द आए विद्युत एंड उल्का, ये क्या हुए? ये आकाश में होने वाली चीजें हैं। जैसे बादल गरजते हैं और बिजलियां चमकती हैं, वो जो बिजली चमकती है वो विद्युत है, वो तेजस कायिक जीव है। बट अब नावेडे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके संदर्भ में भी, क्योंकि वहां भी शब्द विद्युत काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम हिंदी में विद्युत शब्द यूज करते हैं। तो कुछ आचार्यों ने उस इलेक्ट्रिसिटी को भी जीव मान लिया, कुछ ने नहीं माना। अब भगवान महावीर ने उस समय तो ये बात नहीं कही थी कि 2,500 साल या 2,000 साल बाद में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी आर्टिफिशियल तरीकों से, उसको जीव मानना है कि नहीं मानना है, वो तेजस का एक जीव है कि नहीं है, तो एकदम क्लियरिटी नहीं है। खाली ये शब्द आगमों में आता है विद्युत, तो उस विद्युत को अगर, जो आकाश में बिजली चमकती है, उस विद्युत को अगर हम इस विद्युत से केवल नाम होने से लिंक कर ले तो ये भी ठीक नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी तेजस का एक जीव है या नहीं है, ये शोध का विषय है। तेरापंथ की मान्यता में फिलहाल तो इसे
जीव नहीं माना गया है, बट स्टिल जो विद्युत उल्का यहाँ पर उल्लेख है वो आकाश में होने वाली चीजें हैं। तो ये सब तेजस का एक जीवों का एग्जाम्पल है। अब इसमें बताया गया एक छोटी सी चिनगारी, एक चिनगारी भी जो होती है ना, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं, पृथक पृथक। मतलब ये प्रत्येक शरीरी जीव है। साधारण शरीरी होते तो फिर एक साथ हो जाते, ये पृथक पृथक असंख्य जीव है। ऐसे एक चिनगारी में भी असंख्य जीव वहां पर है। और अब इसमें एक बात और आती है शस्त्र वाली, जब तक विरोधी शस्त्र न लगे। अब ये विरोधी शस्त्र क्या होता है? जब कोई भी चीज, जैसे कल एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे कोई मनुष्य को तलवार शस्त्र के रूप में काम आती है, और तलवार के प्रयोग से किसी मनुष्य का मतलब उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसके प्राण चले जाते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई अपकायिक जीव है और उस पर कोई विरोधी शस्त्र लगे, तो फिर उनका भी मतलब प्राण चले जाएंगे। तो एक तरह से वो अचित्त हो जाते हैं। तो हम जैसे पानी, जो समझो बरसात का जल है या नल से हमें कोई जल मिला, उसको हम, वो ओरिजिनली सचित है, अब उसको हम अचित करते हैं। अचित करने का क्या तरीका होता है? उसमें शस्त्र का प्रयोग होता है। तो वो विरोधी शस्त्र कुछ भी हो सकता है, जैसे चूना डाल दिया पानी में, तो चूना यहाँ पर शस्त्र का काम करेगा। कोई और चीजों से भी हो सकता है। इवन जैसे आरओ में पानी को जब फिल्टर किया जाता है, तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान भी मानो वो प्रोसेस में उस पानी पर शस्त्र का प्रहार हो रहा है और वो अचित बन जाता है। इसी प्रकार से तेजस्काय में भी विरोधी शस्त्र के प्रयोग से वह तेजस्काय अचित हो जाती है। तो ये हमने अपकाय तेजस्काय को एक ब्रीफली समझा है। अब आगे वायुकाय। 4 वायुकाय। वायु के मुख्य 5 भेद हैं। वायु के मुख्य 5 भेद हैं। एक, उलकलिका वायु जो वायु ठहर ठहर कर चले। 2, मंडलिका वायु जो वायु चक्र खाती हुई चले। 3, घन वायु जो वायु रत्न प्रभा आदि पृथ्वी के अथवा विमानों के नीचे है। वह वायु जमी हुई बर्फ की भांति गाढ़ी एवं आधारभूत है। गुंजा वायु जो वायु चलती हुई शब्द करे। शुद्ध वायु जो वायु उपरोक्त गुणों से रहित तथा मंद मंद चलने वाली हो। वायु में भी पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। जब तक विरोधी शस्त्र न लगे तब तक वायु सचित होती है। विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित हो जाती है। ठीक है, एक बार वायुकाय को समझ लेते हैं। देखिए, यस। वायु मतलब हवा। जैसे हम कहीं बैठे हैं, हवा चल रही है, तो वो हवा स्वयं जीव है। जिस जीव का शरीर हवा, वो एक इंद्रिय जीव वायुकाई कहलाते हैं। तो इनके 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। तो इन प्रकारों को समझ लेते हैं। एक तो बताया उलकलिका। उलकलिका का मतलब जो वायु ठहर ठहर के चले, मतलब रुक रुक के चले। फिर मंडलिका में वायु चक्र खाती चले। तो अब ऐसे ये दोनों प्रकार की वायु हम कई बार ऐसे अनुभव भी कर सकते हैं। घन वायु को एक बार हम बाद में समझते हैं। फिर गुंजा वायु में वायु चलते समय जो शब्द करे, ऐसे कई बार हमें हवा में ऐसी भी आती है आवाज, आवाज सी आती है, हवा चलती है आवाज आती है। फिर एक होती है शुद्ध वायु जो धीरे धीरे मंद मंद चले। तो कई बार हम कहते हैं भी हम थोड़ी शुद्ध हवा खा लेते हैं, तो वो शुद्ध वायु हो गई। तो ये 4 प्रकार की वायु तो प्राय हमें भी देखने को मिल जाती है। चक्र खाने वाली वायु रेयरली मिलेगी, क्योंकि चक्रवाती हवाएं तो तूफान आदि के समय ही चलती हैं। बट उल्कलिका, गुंजा वायु और शुद्ध वायु ये प्राय हमें देखने को मिल जाती हैं। अब घन वायु की अगर हम बात करें, तो घन का मतलब होता है ठोस। तो वायु ठोस कैसे बनती है? जैसे हम जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें एक्चुअली तो गैस होती है, इट इज एक्चुअली ए गैस फॉर्मेट। बट उसको जब सिलेंडर में भरा जाता है, तो उसको प्रेस करके लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर उसको और अधिक मतलब टेम्परेचर कम किया जाए, देखिए कोई भी चीज का, आपने अगर साइंस में भी पढ़ा हो कि देर आर 2 टाइप ऑफ टेम्परेचर। कोई भी चीज एक टेम्परेचर तक ठोस रहेगी, उसके बाद उसको और गर्म करें तो तरल बन जाएगी, मतलब लिक्विड बन जाएगी, और गर्म करने पर गैस बन जाती है। पानी के संदर्भ में देख सकते हैं हम, जैसे 0 डिग्री या उसके नीचे के तापमान पर वह पानी बर्फ का रूप ले लेता है। और जैसे 0 डिग्री या उसके ऊपर आएगा पानी, तो वह फिर लिक्विड बन जाएगा। अब वो लिक्विड कहाँ तक रहता है? 100 डिग्री तक। 100 डिग्री के बाद में फिर वह
अगेन भाप के रूप में गैस बन जाता है। तो एक ही चीज 3 अलग-अलग स्टेज में हो सकती है। ये चीज सबके साथ एप्लीकेबल है। कोई मेटल की बात करें, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड सामान्यतः हमें सॉलिड दिख रहा है, बट उसको बहुत गर्म करने पर वो लिक्विड भी बन जाता है। तो मे बी उसका टेम्परेचर 800 डिग्री होता होगा। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पर ही तरल बन गया पानी, वैसे गोल्ड को अगर लिक्विड बनाना है तो 800 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है। जिन भाई बहनों के गोल्ड बिजनेस से कुछ रिलेशन रहा हो, उनको ध्यान में होगा कि भट्टी पर गोल्ड को गर्म करके उसको पहले पिघलाते हैं, लिक्विड फॉर्मेट में बनाते हैं, और फिर अलग शेप में डाल के उसको ठंडा करते हैं, तो अगेन वो उसका शेप बदल जाता है। तो ऐसे ही हर चीज में, चाहे अभी वर्तमान में वर्तमान टेम्परेचर पर कोई पदार्थ ठोस है, तरल है, या गैस के फॉर्मेट में है, बट उस टेम्परेचर से कम या अधिक में, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, गैस टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस जो होती है वो लिक्विड बनती है, और टेम्परेचर कम होने पर वो ठोस भी बन जाती है। तो इसी प्रकार से वायु को भी हमें लेना है। वायु बेसिकली तो गैस फॉर्मेट में है, लेकिन अगर उसको और ठंडा करें तो फिर वो बर्फ की तरह गाढ़ी बन जाएगी। मतलब एक पहले तो वो लिक्विड बनेगी, फिर और बर्फ की जैसे बनेगी। तो इस प्रकार की वायु, जिसे कह सकते हैं भी जो ठोस फॉर्मेट में है, वो घन वायु कहलाती है। और लोक में अधिकांश स्थानों पर जो मतलब बॉर्डर होती है ना, वहां पर ये घन वायु की एक पूरी परत होती है, बहुत मोटी सी परत होती है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया, रत्न प्रभा आदि पृथ्वी के अथवा विमानों के नीचे। तो नीचे कैसे, मतलब वो एरिया जहां खत्म हुआ उसके फिर नीचे एक पूरी लेयर सी होती है, बहुत बड़ी लेयर है। वो लेयर छोटी नहीं है, वो कई योजन मोटी लेयर होती है। तो इस तरह से ये घन वायु भी लोक में कई स्थानों पर अवेलेबल है। तो ये हो गई वायु काय की बात। अब यहां भी विरोधी शस्त्र की बात है, तो वायु को भी अचित या सचित किया जा सकता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें ममता जी। 5 वनस्पति काय। आम, अंगूर, केला, सब्जी, आलू, प्याज, लहसुन आदि वनस्पति काय हैं। उसके दो भेद किए गए हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण, जहाँ एक शरीर में अनंत जीव हो, उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। सभी प्रकार के कंदमूल साधारण वनस्पति हैं। प्रत्येक, जिसके एक एक शरीर में एक एक जीव हो, उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। जैसे वृक्ष, आम आदि, लता, करेला, ककड़ी आदि, तृण, दूब आदि, हरितकाय, चौलाई आदि पत्ते वाले शाक, जलरूह, जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि। प्रत्येक वनस्पति में शरीर का निर्माण करने वाला मूलतः एक ही जीव होता है, किंतु उसके आश्रित असंख्य जीव होते हैं। द्विंद्रिय आदि जीवों में यह बात नहीं है। उनमें प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण करता है। वनस्पति कायिक जीवों के उत्पन्न होने के मुख्यतया 8 प्रकार माने गए हैं। अग्रबीज, वह वनस्पति जिसका सिरा ही बीज हो, जैसे कोरंट, कठसरिया का वृक्ष आदि। मूल बीज, वह वनस्पति जिसका मूल ही बीज हो, जैसे कंद आदि। पर्व बीज, वह वनस्पति जिसकी गांठें ही बीज हो, जैसे ईख आदि। स्कंद बीज, वह वनस्पति जिसके स्कंद ही बीज हो, जैसे थुहर आदि। बीज रूह, वह वनस्पति जो बीज से उत्पन्न हो, जैसे गेहूं, जौ आदि। सममूर्छिम, वह वनस्पति जो स्वयमेव पैदा होती है, जैसे अंकुर आदि। तृण, तृणादि, घास, लता, चंपा, चमेली, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि की बेलें। वनस्पति में पृथक पृथक अनेक जीव होते हैं। जब तक उनको विरोधी शस्त्र न लगे, तब तक वनस्पति सचित होती है। विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित हो जाती है। वनस्पति काय में अनंत जीव होते हैं। शेष 5 कायों में असंख्य जीव होते हैं। पृथ्वी, पानी आदि आदि जो हमें दिखते हैं, वे पृथ्वी कायिक, अपकायिक आदि जीवों के शरीर हैं। हाँ, एक बार यहाँ रोकता हूँ ममता जी। देखिए, वनस्पति काय का काफी अच्छा यहाँ वर्णन दिया गया है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी लगता है क्योंकि अधिकांशतः हम वनस्पति काय से हमारा सबसे ज्यादा काम पड़ता है। क्योंकि खाने पीने की चीजें मोस्टली हम नॉनवेज तो खाते नहीं है, तो वेजिटेरियन फूड में मोस्ट चीजें सारी वनस्पति कायिक होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, आम, अंगूर, केला, सब्जी, आलू, प्याज, लहसुन आदि, ये सब हमारे आम जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो ये सब वनस्पति काय हैं।
अब इसके यहाँ जो दो भेद किए गए, वैसे इसके बारे में कल भी थोड़ी बात हुई थी साधारण और प्रत्येक की, बट अगेन फिर थोड़ा समझ लेते हैं। तो वनस्पति काय के दो बेसिक भेद, साधारण और प्रत्येक। साधारण किसे कहते हैं? जहां एक शरीर में अनंत जीव हो। अब ये एक शरीर कौन सा? औदारिक शरीर, जो स्थूल शरीर है। इसमें यह बात ध्यान रखें कि एक शरीर में अनंत जीव होते हुए भी उन सब अनंत जीवों के प्रत्येक के कार्बन शरीर अपना अपना अलग होता है, तेजस शरीर भी अपना अपना अलग होता है। केवल औदारिक शरीर वो जॉइंटली, संयुक्त रूप से शेयर करते हैं। तो ये जो साधारण वनस्पति काय है, इसके संदर्भ में दो तीन बातें ध्यान रखिए कि साधारण शरीरी केवल वनस्पति कायिक जीव होते हैं। अन्य जीवों में साधारण वाली बात नहीं आती। बाकी सब जीव, चाहे पृथ्वी कायिक हो, अपकायिक हो या त्रस कायिक हो, इन सब में केवल प्रत्येक जीव ही होगा, मतलब प्रत्येक शरीर ही होगा। तो साधारण शरीर केवल वनस्पति काय में होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो कंद मूल होते हैं, कंद मूल मतलब जो जमीकंद जिसे हम कहते हैं, वो तो होते हैं बादर। और ऐसे कुछ सूक्ष्म भी होते हैं जो हमारी आंखों का विषय भी नहीं बन पाते हैं, वो भी साधारण में आ जाते हैं। तो निगोद एक शब्द भी आता है, निगोद को मानो साधारण शरीरी जीवों का पर्यायवाची समझ लें। निगोद दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म एवं बादर। सूक्ष्म निगोद तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आंखों के विषय भी नहीं बन पाते हैं। लेकिन बादर निगोद को भी हम, इंडिविजुअल जीव को तो नहीं, लेकिन जब ग्रुप में होता है तो उसे हम, उनके शरीर को हम आंखों से देख पाते हैं। अब जैसे जमीन पर बारिश के दिनों में जमीन पर भी कई बार ऐसे काई जम जाती है, और साधु साध्वी अगर उस काई हो तो फिर वहां से वो उसको क्रॉस करके या उस पर पैर रख के आगे नहीं बढ़ते हैं। कारण, क्योंकि वो अनंत कायिक जीव है। इसी प्रकार से जो जमीकंद होते हैं, आलू, प्याज, मूली, गाजर, लहसुन, शकरकंद, और भी अदरक, हल्दी, ऐसे बहुत तरह तरह के जमीकंद होते हैं, वे सब भी साधारण शरीरी हैं और उनमें अनंत जीव है, मतलब एक शरीर में अनंत जीव। और यही एक कारण है शायद कि हम जमीकंद को थोड़ा सा अवॉइड करने की बात करते हैं, भी जमीकंद हो सके तो न खाएं, क्योंकि जैन व्यक्ति सामान्यतया जमीकंद का त्याग करता है। आजकल तो जमीकंद का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो अब त्याग की प्रेरणा देनी पड़ती है। लेकिन एक जमाना तो ऐसा था भी जैन व्यक्ति मतलब वो जमीकंद को हाथ ही नहीं लगाता था। तो ये भी एक हमारे लिए प्रेरणा की बात इसलिए है कि भाई कोई कह रहे हैं इसलिए नहीं, हम इस बात को समझें, इस बात पे श्रद्धा करें कि ये जमीकंद आदि में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, फिर उसके मन में शायद जमीकंद खाने की बहुत इच्छा न रहे, क्योंकि बिना जमीकंद भी हम अपना पेट आराम से भर सकते हैं। तो फिर हम ऐसी वनस्पति का प्रयोग क्यों करें जिसमें एक थोड़ी सी स्थान में, मतलब सुई की नोक टिके ना उतनी जगह में अनंत जीव का होना बहुत बड़ी बात है। क्या हो जाएगा इतनी सी चीज हम न खाएं तो इस और भी थोड़ी सी हमारी जागरूकता बननी चाहिए कि जहां अनंत कायिक जीव वाले वनस्पति हो, कम से कम हम उसको तो अवॉइड करें, ऐसी चीजों का हम त्याग कर लें। उसके बाद प्रत्येक शरीरी जीव जिनका इंडिविजुअल अपना अपना अलग शरीर है, तो ऐसे भी वनस्पति काय में बहुत सारे है। और उनके एग्जाम्पल में जैसे कोई भी पेड़, वृक्ष, आम आदि का एग्जाम्पल दे दिया। फिर लता, लता में जो प्लांट फॉर्मेट में होते हैं, जैसे करेला, ककड़ी आदि, जो बड़े पेड़ के रूप में नहीं होते हैं लेकिन प्लांट में ही, बेल आदि, ये लता में आ जाते हैं। फिर तृण में दूब आदि, मतलब तिनके से रिलेटेड जो चीजें होती है, घास वगैरह, वो इसमें आ जाती है। हरित काय में ऑल पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, मेथी है, इस तरह की जो चीजें होती है ये हरित काय में आ जाती है। और फिर जल रूह में, जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि को जल रूह में लिया गया। तो ये 5 कैटेगरी वनस्पति काय की इस अपेक्षा से कर दी गई। अब देखिए, प्रत्येक वनस्पति में भी एक चीज ध्यान रखने की है कि ऐसे हम कह रहे हैं भी एक औदारिक शरीर में अनंत जीव तो नहीं है, अपना अपना सबका औदारिक तो है, बट स्टिल वो जिस प्लांट से हम, जैसे मान लो पालक की बात करूं, तो पालक हम किसी प्लांट से निकाल रहे हैं, वो उसके कुछ पत्ते हमने तोड़े मान लो, तो वो जो मूल प्लांट है वो तो एक शरीरी है, एक जीव है। लेकिन उस पर आश्रित असंख्य जीव होते हैं। अब ये आश्रित का मतलब क्या?
जैसे मानो एक नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ मूल जीव तो एक ही है, लेकिन अब नीम के पेड़ में जो टहनियाँ, पत्ते आदि जो भी है ना, उसमें सब में फिर बहुत जीव भरे पड़े हैं। अब मान लो कोई एक टहनी तोड़ दे, तो उस टहनी में भी टूटने के बाद भी वो सचित्त है। क्यों सचित्त है? क्योंकि उसमें जो आश्रित असंख्य जीव है वो तो उसमें भी है। इसलिए हम ये भी कह रखें कि हरियाली जो एक्चुअली सचेत अवस्था में है, मतलब जो हरियाली के साथ है, जो लाइव फॉर्मेट में है, कम से कम उसमें हमें थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वो केवल एक मूल जीव वाली बात नहीं, भले प्रत्येक शरीरी भी है, वहां असंख्य आश्रित जीव हो सकते हैं, और उस आधार पर हमें वहां भी थोड़ी सी केयर रखनी चाहिए कि भी अनावश्यक हमसे कहीं हिंसा ना हो जाए। अब देखिए इसमें जो द्विवेंद्रीय और उसके आगे के जीव है ना, उसमें कोई आश्रित जीव नहीं रहते हैं। जैसे अब मान लो लट है, तो लट अपने आप में बस एक सिंगल जीव ही है। अब उसमें ऐसा नहीं कि भी लट के शरीर में और भी बहुत सारे आश्रित जीव हो, वो लट अपने आप में एक ही जीव है। लेकिन एकेंद्रिय में तो असंख्य आश्रित जीव तो प्रत्येक में है, और साधारण वनस्पति की तो क्या कहें, अनंत जीव बहुत थोड़ी सी जगह में हो जाते हैं। तो ये कुछ एक वर्गीकरण वनस्पति का जो भगवान ने प्रस्तुत किया, उसके आधार पर हम इतना तो केयरफुल करें। भले हम वेज है, देखिए कई व्यक्ति के मन में तो ये भी आ जाता है कि जब वेजिटेरियन में या साग सब्जी वनस्पति में इतने इतने जीव है, असंख्य आश्रित जीव और अनंत जीव, तो फिर हम ये क्यों खाते हैं? फिर तो हम नॉनवेज खाएं वो बढ़िया। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, भाई एक हाथी को अगर कोई मार दे तो वो तो एक ही जीव है, और उस जीव से तो कितने कितने व्यक्तियों का पेट भर जाए, इतना बड़ा हाथी। तो फिर हम एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करें? तो यहां पर भी ये बात ध्यान रखने की है कि देखो जीवों की संख्या वनस्पति में भले ज्यादा है, लेकिन पंचेंद्रिय जीवों का वध करना वो तभी पॉसिबल है जब हमारी भावना बहुत क्रूर हो। आज एकेंद्रीय जीवों में उतनी संवेदनाएं वो प्रकट नहीं हो पाती, उनकी सुख दुख हमें सामने दिखते नहीं है। कल हमने परिभाषा पढ़ी थी ना एकेंद्रीय स्थावर के बारे में, कि उसमें तीन चार बातें थी, उसमें ये भी बात थी कि वो सुख दुख की उनकी वेदना जो है प्रस्तुत नहीं हो पाती, वो प्रेजेंट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भी ये बात है कि अगर कोई मान लो नॉनवेज भी खाए, तब भी उन्हें वनस्पति काय की हिंसा तो होने ही वाली। बिना एकेंद्रिय के तो कोरे नॉनवेज से पेट कोई भर नहीं सकता। तो फिर जब ये तो होने ही वाली, तो फिर हम नॉनवेज तो क्यों खाए? इसलिए नॉनवेज तो छोड़ ही देना चाहिए। और उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि नॉनवेज में मतलब नॉनवेज खाने से हमारी चेतना भी विकृत होती है, तो वो भी एक रीजन है। और नॉनवेज को विकृति में लिया गया है। विगय जो होते हैं ना, विगय 9 विगय होते हैं, 6 विगय तो जैसे अभी सामान्यतः चलते हैं, और उसमें कुछ महाविगय भी होते हैं जिसमें मध्य मांस और भी चीजें हैं। तो मध्य और मांस, इनको भी विगय में लिया गया है, और मांस खाने से हमारी चेतना विकृत होती है, तो व्यक्ति और अधिक, उसकी भावना क्रूर होती है, वह और अधिक पाप कर्म करता है, हिंसा आदि प्रवृत्तियों में लिप्त रहता है। इसलिए नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वनस्पति काय में अब ये हमारी मजबूरी है, इसके बिना हमारा काम चल नहीं पा रहा है। तो ज्योति जी बीच में एंड्रेस नहीं करना है, 7:45 पर करेंगे। ठीक। हाँ, म्यूट कर लीजिए तब तक अपने आप को। हम्म। तो ये वनस्पति काय को अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे हम, तो उसमें अब हमारे पास विकल्प एक ही बचता है। एक श्रावक के लिए यही बात होती है कि हम उसको अल्पीकरण करें। और अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि अनावश्यक हिंसा से बचना। अब खाना जितना चाहिए उतना बनाए, ज्यादा बनाया और उसको फेंके तो वो अनावश्यक हिंसा हो गई। जितनी नीड है उतना खाए, पेट में जगह उतनी और हम डबल खा लें, वो भी ठीक नहीं है। मतलब थोड़ा अगर संयम कर ले हम कि भाई मान लीजिए किसी को 100 ग्राम सब्जी से काम चलता है, तो वो 90 ग्राम से भी काम चला सकता है। 10% भी अगर हमने उणोदरी की, तो इस तरह के प्रयोगों से हम अनावश्यक हिंसा से एटलीस्ट बच सकते हैं। अब वनस्पति कायिक जीवों के 8 प्रकार और बताए गए हैं अलग अपेक्षा से। तो वो उसमें जो मेन मतलब पार्ट जो होता है ना, उसके आधार पर है। तो जैसे एक तो अग्र बीज, जिसका सीरा बीज हो, जिसका अग्रभाग बीज हो, जो उसका मतलब आउटर इंटरफेस बीज हो, ऐसे ऐसे जो भी वनस्पति होती है उसको अग्र बीज श्रेणी में लिया गया है। मतलब उसका बीज वाला पोर्शन कौन सा है उस पूरे ट्री में या उस पूरे प्लांट में, कहाँ पर बीज है जिसे हम अगर जमीन में उगाएं तो वह वापस पेड़ के रूप में या पौधे के रूप में पनप सकता है। तो इस आधार पर एक तो होता है अग्र बीज, जिसका एग्जाम्पल कोरंट दिया गया है, कटसरिया। हालांकि मुझे इसका बहुत नॉलेज नहीं, गूगल करके आप देख सकते हैं, बट ऐसे कोई वनस्पतियां होती है जिसका अग्रभाग बीज हो।
फिर दूसरा होता है मूल बीज, जिसका मूल बीज हो, मतलब मूल का मतलब जो उसकी रूट होती है। तो कंद आदि में रूट बीज होता है, इसलिए उसको मूल बीज कैटेगरी में लिया जाता है। फिर एक पर्व बीज होता है जिसकी गांठें बीज हो, जैसे गन्ना होता है, गन्ने में जो छोटे छोटे ऐसे पोर्शन होते हैं उसके बीच में गांठ होती है, तो वो गांठ को भी अगर उगाया जाए तो उससे पेड़ बन जाता है, तो वो पार्ट उसका बीज है, इसलिए उसको पर्व बीज कहते हैं। फिर एक होता है स्कंद बीज, तो जिसका स्कंद ही बीज हो, स्कंद का मतलब जो तना होता है, तो तना किसका बीज होता है? थुअर होती है, एक कांटेदार रेगिस्तान में पाई जाने वाली। इसी प्रकार से संभवतः ये जो ग्वार भाटा होता है, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, ये भी शायद स्कंद में ही आता है, क्योंकि इसको भी जो उसका तना होता है उसी उसी से वापस वो पनप जाती है। उसमें एलोवेरा में आपने देखा होगा, उसमें जो उसके एक एक जो पत्ता जैसा दिखता है वो एक्चुअली तना ही है, उसमें बहुत सारे ऐसे नुकीले मतलब थोड़े से तीखे तीखे पोर्शन निकले रहते हैं, वो हर तीखे पोर्शन से वापस नया आगे पनप सकता है, वैसे वो सब उसमें बीज ही है। फिर एक होता है बीज रू, जिसमें एक्चुअल फिजिकल जो बीज होते हैं ना, बस उसको बोने से वो उग जाता है, जैसे गेहूं जो आदि। और एक समूर्छिम होते हैं वनस्पति, जो ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। अब जैसे अंकुरित करते हैं ना हम, कोई चीज स्प्राउटेड करते हैं, तो वो अंकुरित होने वाली चीजें समूर्छिम में आ जाती हैं। तृण आदि घास वगैरह जो होती है, घास में भी ऐसे होता है, घास को सीधा उगाया जा सकता है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और एक लता अलग कैटेगरी है, जैसे जो बेल आदि लता के रूप में रहते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वो ऐसे वर्टिकली नहीं होती, वो हॉरिजेंटली बढ़ती रहती है। तो ये चंपा, चमेली, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि की जो बेलें होती हैं वो इसमें ली गई है। तो ऐसे 8 कैटेगरी वनस्पति काय की यहाँ बताई गई है। तो अलग अलग तरीके से देखें तो हम प्रत्येक शरीर साधारण का एक भेद हो जाता है, 5 भेद हमने और एक अपेक्षा से देखे, 8 भेद अलग देखे। तो कुल मिलाकर के वनस्पति काय के बारे में इतनी जानकारी हमारी रहे कि ये तो मानो जीवों का भंडार है, जीवों का अक्षय कोष अगर किसी को कह सकते हैं तो वह वनस्पति काय। तो ऐसे वनस्पति काय के संदर्भ में हम थोड़ा सा जागरूक बने। और अब यहाँ पर भी विरोधी शस्त्र की बात आती है कि विरोधी शस्त्र नहीं लगने तक वो सचित्त है, और विरोधी शस्त्र के योग से फिर वह अचित्त बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ, हरी सब्जी है, सलाद हमने काट दिया, तो चाकू का प्रयोग उसको अचित बना रहा है। फिर उसको मान लो गर्म कर दिया, सब्जी बनाई, तो आग, अग्नि का एक उसको अचित बना देती। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शस्त्रों के द्वारा भी वनस्पति अचित हो जाती है। अब इसमें एक बात और आई कि वनस्पति काय में तो है अनंत जीव, और बाकी 5 कायों में है असंख्य जीव। ये भी एक ध्यान रखने की बात है, केवल एक वनस्पति काय में ही अनंत जीव है, बाकी पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेजस काय एवं त्रस काय, सब में असंख्य जीव हैं। तो अब इसमें थोड़ी शस्त्र की बात और आती है, तो अब मैं चाहूंगा एक बार भारती जी आप रीड शुरू कर दें। नहीं, मुझे मेरी क्या अंकुल किसी का ऑन हो गया है। हाँ भारती जी आप रीड शुरू कर सकते हैं। एक जाति के जीव अपनी तथा दूसरी जाति के जीवों के लिए शस्त्र होते हैं। जैसे जिस तरह शस्त्र द्वारा मनुष्यों का नाश होता है, उसी तरह परस्पर विरोधी स्वभाव के जीव एक दूसरे का शस्त्र के समान नाश करते हैं। जैसे विरोधी स्वभाव वाले दो मिट्टियों के जीव एक दूसरे के घातक हैं, अग्निकायिक जीव जल कायिक जीवों के लिए शस्त्र हैं। उसी तरह जल कायिक जीव अग्नि कायिक जीवों के लिए शस्त्र हैं। सचित मिट्टी से जो सचित मिट्टी के जीवों का नाश होता है, वह स्वकाय शस्त्र कहलाता है, तथा अग्नि से मिट्टी के जीवों का नाश होता है, वह परकाय शस्त्र कहलाता है। वायु काय का शस्त्र वायु का ही है। सचित वस्तु से जो वायु का नाश होता है, वह स्व काय शस्त्र, और अचित वायु से जो वायु का नाश होता है, वह पर काय शस्त्र है। ठीक है, एक बार रुकिए भारती जी। देखिए अब है ना, शस्त्रों की बात आई है कि कौन कौन से प्रकार के जीवों में किस किस प्रकार के शस्त्र काम करते हैं। तो यहाँ जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि विरोधी स्वभाव वाली दो मिट्टियों के जीव एक दूसरे के लिए घातक होते हैं।
तो आपस में ही मानो वो एक दूसरे के लिए शस्त्र बन जाते हैं। तो ऐसे जीवों को कहते हैं स्वकायी, मतलब स्वयं उसी काय का उनका शस्त्र बन गया। तो अपनों को अपनों से जहां खतरा होगा वो कहेंगे स्वकायी। अब दूसरे होते हैं परकाई, मतलब जैसे अगर अग्निकायिक जीव, उनके लिए शस्त्र जैसे जलकायिक, तो ये हो गया परकाई शस्त्र, क्योंकि अलग प्रकार का काई है। अग्निकायिक, अगर अग्निकायिक का शस्त्र होता तो हम कहते हैं स्वकाई। तो जैसे मिट्टी का एग्जाम्पल बताया, तो वहां पृथ्वी कायिक की बात आ गई। पृथ्वी कायिक में मिट्टी मिट्टी आपस में ही एक दूसरे के शस्त्र बन सकते हैं, लेकिन अग्निकाय में जल कायिक जीव उसका शस्त्र है। जैसे कहीं आग लग जाए, पानी डाल दो तो बुझ जाती है, तो पानी ने आग को बुझाया, दैट मीन्स अग्निकायिक जीव मर गए, वो जो सचित थे वो अचित बन गए। और रीजन क्या बना, उसके लिए शस्त्र क्या हुआ, पानी, यानी कि जल का एक जीव। इसी प्रकार से जल का एक जीव अग्नि का एक जीवों के लिए आ, मतलब ये दोनों वाइस वर्सा भी है। जैसे अग्नि के लिए जल शस्त्र है, वैसे ही अगेन जल के लिए भी अग्नि शस्त्र है। जैसे पानी है और उसको गर्म करते हैं, तो पानी तो खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, तो वो भी मान लो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए परकाई शस्त्र के। फिर सचित मिट्टी से सचित मिट्टी वाली बात स्वकाई शस्त्र में आ गई। और अग्नि से मिट्टी, अगर वही मिट्टी को अग्नि से अगर जलाया जाता है, तो अब जैसे मान लो कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कच्ची मिट्टी है मतलब सचित मिट्टी है, और उसको जब गर्म करके पकाया जाता है, तो फिर वह मिट्टी अचित बन जाती है। तभी घड़े में, फिर घड़े को तो हम हाथ लगाते हैं, तो वो तो साधु भी हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि वो अचित बन गई। तो इस तरह से यहां पर ये परकाई शस्त्र हुआ। अब वायुकाय के संदर्भ में एक बात आ रही कि भाई वायुकाय का शस्त्र स्वयं वायुकाय है, तो अब उसमें भी स्वकाय परकाय दोनों बात आती है। वो कैसे आती है कि अगर सचित वायु से कोई सचित वायु नष्ट हो, जैसे एक तरफ से हवा चल रही, दूसरी तरफ से और हवाई आपस में टकराने से मान लो एक हवा नष्ट हो गई, या एक दूसरे दोनों भी नष्ट हो सकती है, भी इसकी वजह से ये हुआ और पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला, तो वो तो हो जाएगी स्वकाय शस्त्र। लेकिन अगर अचित वायु और सचित वायु टकराएं और उसकी वजह से सचित वायु के जीव नष्ट होते हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि वह परकाई शस्त्र है। मतलब सेम कैटेगरी के होते हुए भी वहां पर परकाई क्यों कहा गया, क्योंकि सचित का अचित से जो संबंध हो रहा है, तो वो एक तरह से परकाई हो गया। तो ये स्वकाय परकाई का भी एक कॉन्सेप्ट है, और आपस में कैसे ये केंद्रीय के जीव एक दूसरे का वध कर लेते हैं, एक दूसरे का नाश करते हैं, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे का घात करते हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं भारती जी, त्रस्काई। रसकाय द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के समस्त हिलने चलने घूमने फिरने वाले जीव त्रस्तकायिक जीव कहलाते हैं। इन जीवों के उत्पन्न होने के मुख्यतया 8 प्रकार हैं। फर्स्ट, अंडज। वे त्रस्त जीव जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सर्प आदि। सेकंड, ओतज। वे त्रस्त जीव जो अपने जन्म के समय खुले अंगों सहित होते हैं, जैसे हाथी आदि। थर्ड, जरायुज। वे त्रस्त जीव जो अपने जन्म के समय मांस की झिल्ली से लिपटे रहते हैं, जैसे मनुष्य, भैंस, गाय आदि। फोर्थ, रसज। वे त्रस्त जीव जो दही आदि रसों में उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि आदि। अ, स्वेदज। वे त्रस्त जीव जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, लीक आदि। सिक्स, समूर्छिम। वे त्रस्त जीव जो नर मादा के संयोग बिना ही उत्पन्न होते हैं, जैसे मक्खी, चींटी आदि। सेवेंथ, उद्भिज। वे त्रस्त जीव जो पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं, जैसे टिड्डी, पतंग आदि। एट, लास्ट, औपपातिक। औपपातिक। वे त्रस्त जीव जो गर्भ में रहे बिना ही स्थान विशेष में पैदा होते हैं, जैसे देव और नारक। ठीक है, देखिए अभी हम त्रस्कायिक जीवों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। त्रस्कायिक जीव में द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सब जीव आ गए, और इनकी विशेषता क्या होती है, हिलने चलने वाले, घूमने फिरने वाले जीव होते हैं। अब इनमें भी इनकी उत्पत्ति के आधार पर 8 कैटेगरी की गई है। उत्पत्ति का मतलब कैसे ये पैदा होते हैं, जन्म कैसे होता है। तो देखिए जैसे हम मनुष्य है, तो हमारा जो जन्म होता है गर्भ के थ्रू होता है, नर मादा संयोग से
बच्चा गर्भ में आता है और फिर वह कुछ समय के बाद गर्भ से बाहर आता है। इस प्रकार का जन्म जिन जीवों में होता है उनको कहा जाता है जरायुज। इसमें मनुष्य के अलावा भैंस, गाय आदि भी आ जाते हैं। अब अन्य जो कैटेगरी है, जैसे अंडज, अंडों से जो पैदा होते हैं, स्पेशली इसमें पक्षी आते हैं, सांप भी आ जाता है। तो जैसे सांप भी अंडा देता है, फिर अंडा फूटने के बाद वो जीव बाहर आता है। तो मानो उनका गर्भ ही उनके पेट में ना होकर के बाहर हो गया, ये एक अलग फॉर्मेट हो गया, तो उसको ऐसे जीवों को अंडज कहते हैं। पोतज जीव ऐसे होते हैं जो जन्म के समय खुले खुले अंगों के साथ होते हैं, मतलब उनको है ना कोई मांस की झिल्ली में लिपटे हुए नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य आदि में तो क्या एक लिपटा हुआ होता है, इवन गाय भैंस आदि उनकी भी एक झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, और हाथी आदि सीधे पैदा हो जाते हैं। तो ये पोतज और जरायुज वैसे काफी सिमिलर है, बट ठीक है, फिर भी एक डिफरेंस है, इसलिए दो अलग अलग भेद किए गए हैं। तो हाथी उसका एक एग्जाम्पल है। फिर रसज जो जीव है वो रस आदि में पैदा होते हैं, जैसे कृमि। अब कृमि जो होते हैं ना, पेट में भी कृमि पैदा हो जाती है, तो वो भी पेट में जो रस होता है उसी से ही वो पैदा होते हैं। तो ये भी एक रसज वाली एक कैटेगरी अलग हो जाती है। और फिर एक कैटेगरी स्वेदज है, वो पसीने से पैदा होने वाले जीव, जैसे जूं आदि। सिर में जुएं पैदा हो जाती है कई बार, तो वो पसीने आदि से वो पैदा होते हैं। अब देखिए, एक उद्बीज का और मैं अलग से बता रहा हूं। उद्बीज जो पृथ्वी फाड़कर, मतलब जो जमीन में से निकलते हैं, टिड्डी पतंग आदि इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा समूर्छिम जीव, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो ये भी सब एक प्रकार से समूर्छिम ही है। एक कैटेगरी ये भी होती है भी, समूर्छिम और गर्भज, तो दो में सब आ जाता है। तो उसमें गर्भज अगर लेंगे तो वहां पर हमें ये सब चीजें मिल जाएगी, पोतज, जरायुज आदि उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। और बाकी जैसे समूर्छिम में जो ऑटोमेटिक, जो नर मादा के संयोग, जैसे इवन अंडज भी गर्भज ही कह सकते हैं हम एक प्रकार से, मतलब भले वो गर्भ में नहीं हो रहे लेकिन नर मादा का संयोग तो है वहां। बट अन्य जीवों में जैसे रसज है वे, या फिर स्वेदज है, या उद्भिज है, ये तीन कैटेगरी, और साथ में समूर्छिम जो अलग से दिया गया है, तो ये नर मादा के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, जैसे मक्खी, चींटी आदि। अब एक कैटेगरी और बनती है औपपातिक। औपपातिक जीव वो होते हैं जो तिर्यंच में नहीं है, वो देव और नारक के लिए आते हैं। ये भी बिना गर्भ के ही पैदा होते हैं, वातावरण में सहज पैदा होते हैं, लेकिन इनका मेथड थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में लिया। जैसे देवता तो एक बेड होता है, सुंदर सा बेड, वहां पर सीधे वो देव गति में जाने वाले जीव पैदा हो जाते हैं। वहां भी कोई नर मादा का संयोग या उनके माता पिता वाले का कॉन्सेप्ट नहीं है, न वहां गर्भ धारण की कोई प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकार से नारक वो कुंभी में पैदा होते हैं। कुंभी मतलब एक छोटी मटकी, और उसमें जब वो पैदा होते हैं तो उसका मुंह छोटा होने से फिर उसको काट काट के बाहर निकाला जाता है, तो जन्म लेते ही उनको इतने कष्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़े अलग कैटेगरी के हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के त्रस जीवों की यहाँ पर बात आती है। तो अब देखिए, ये चैप्टर हो गया है। अब मैं चाहूंगा चौथा बोल भी हम थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं। हालांकि आज जो क्विज आयोजित होगी उसमें तो 3 बोल तक का ही कंटेंट है, तो ऐसे समय अभी है और कोई विशेष जिज्ञासा है, अभी तक तो समय नहीं हुआ जिज्ञासा पूछने का, तो थोड़ा सा तो हम चौथा बोल भी प्रारंभ कर ही लेते हैं। तो इसके लिए भारती जी, आप ही कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर किसी और को भी बुला सकता हूँ। ओके। चौथा बोल, इंद्रिय 5, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय। प्रत्येक जीव 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, इसलिए उसे इंद्र कहते हैं। वह इंद्र या जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। यह इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति है। जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। यह इंद्र की परिभाषा है। जिस इंद्र से स्पर्श का ज्ञान होता है वह है स्पर्शन इंद्रिय। त्वचा। जिस इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है वह है रसन इंद्रिय। जीवा। जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है वह है घ्राण इंद्रिय। नाक। जिस इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है वह है चक्षु इंद्रिय। आंख। जिस इंद्रिय से ध्वनि का ज्ञान होता है वह है श्रोत इंद्रिय। कान। ठीक है भारती जी, इन एक बार यहाँ रोकता हूँ। अभी देखिए, ये जो चौथा बोल है इंद्रिय 5, तो इंद्र शब्द की पहले परिभाषा आती है कि 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न को इंद्र कहते हैं। तो जैसे देवों में एक इंद्र होते हैं,
तो उसी प्रकार से इसमें परिभाषा यही है कि भी जहां तीन लोक का ऐश्वर्य हो, जिस जीव को तीन लोक का ऐश्वर्य प्राप्त है, जो उससे संपन्न है, वो हो गया इंद्र। तो जीव को भी इस रूप में इंद्र कह दिया गया है। अब जिस चिन्ह से उसे पहचाना जाए, मतलब जीव की पहचान किससे होती है? देखिए, ऐसे तो जीव का लक्षण है चेतना, लेकिन चेतना को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसको पहचानने में काम में नहीं ले पाते हैं। अभी हमें कोई चीज को अगर पहचानना है तो उसके लिए तो कोई बाह्य चिन्ह चाहिए, कोई पहचान किसी चीज की करनी है तो हम आंखों से देखें, कानों से सुने, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से ही उसका ज्ञान कर पाएंगे। तो वो जो चिन्ह है जिससे किसी जीव की पहचान हो सकती है या इंद्र की पहचान हो सकती है, उससे कहते हैं इंद्रिय। तो ये हो गया इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब इस शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हमने इंद्रिय शब्द यूज किया। तो इस शब्द का जनरेशन, जनरेटिक वर्ड जिसको बोलते हैं, वो उसकी मतलब उसका रीजन यहाँ पे आ गया, भाई ये शब्द कैसे आया। अब आगे बात आती है परिभाषा की। तो परिभाषा के रूप में कोई कोई तो अभी अनम्यूट है, पुनः मुझे मतलब आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, भारती जी शायद आपके यहीं से आ रही थी। हाँ, अगर स्पीकर भी, बोलने वाले भी अगर कुछ समय के लिए वापस म्यूट हो जाएं तो। अब यहां पर परिभाषा क्या आई है कि जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। मतलब आंख के द्वारा देखा जा सकता है तो उसका विषय क्या हुआ? रूप। कानों से सुना जा सकता है तो उसका विषय हुआ शब्द। और इसी प्रकार से पांच इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। तो जिस इन मतलब जिसका जो विषय, वो पर्टिकुलर वैसी इंद्रिय बन जाती है। ये इंद्रिय की परिभाषा हुई। एक बार मैं चाहूंगा सब म्यूट रहें, डिस्टर्ब हो रहा है। भारती जी, आपकी भी बैकग्राउंड नॉइज है तो आप एक बार म्यूट ही रहें। उससे अ, अब देखिए, ये पांच प्रकार की जो इंद्रियां हैं उसके बारे में यहाँ पे बात आ जाती है। स्पर्शन शब्द जो त्वचा के लिए है, रस जो रसन इंद्रिय यानी कि जीभ, और गंध का ज्ञान घ्राण यानी कि नाक, चक्षु यानी कि आंख, और फिर कान श्रोतेंद्रिय। तो ये पांच प्रकार की इंद्रियां होती हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने इंद्रियों की परिभाषा आदि तो समझ ली। अब पहले कोई जिज्ञासा अगर है तो हैंड रेज कर लीजिए, आगे कहां तक बढ़ना है थोड़ा समझ में आ जाए। समय हो गया है जिज्ञासा पूछने का, क्योंकि अब जो विषय है ना उसके आगे द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, मैं चाहता हूं इसको हम फ्रेश क्लास में ही शुरू करें। थोड़ा सा ये कभी कभी ऐसे अधिकांश मुझे जिज्ञासाएं जिस तरह की आती है, ऐसा लगता है थोड़ा टफ है। तो मे भी हम इसको अगली क्लास में शुरू कर सकते हैं। बट अगर ज्यादा जिज्ञासा नहीं है तो थोड़ा सा शुरू किया भी जा सकता है। तो एक बार हैंडरेज, फिलहाल भारती जी ने तो फिलहाल रीड करने के लिए हैंडरेज रखा हुआ है, तो तीन हैंडरेज मुझे और दिख रहे हैं, कल्पेश जी, सोनल जी और ज्योति जी का। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं इसको कंटिन्यू करूं, और कोई अगर हैंडरेज है तो एक दो 1 मिनट में और कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम इंद्रियों के जो भेद करेंगे, अभी मैं रीड तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बेसिक भूमिका के रूप में करना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ से रीडिंग तो कल कल ही शुरू करेंगे। इंद्रियों के जो दो भेद है यहाँ से हम कल के सेशन में करेंगे। थोड़ा सा इसका एक बेस तैयार करना चाहता हूँ कि इंद्रियां होती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, भी हम किसी विषय का ज्ञान कर पा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं के पांच इंद्रियां हैं। और हम ये फील कर पाते हैं कि कैसे हम नाक के द्वारा सूंघ पाते हैं, कैसे किसी चीज का स्वाद हमें मिल जाता है। तो ये सारी बातें एकदम इजीली हमें समझ में तो आ जाती है। बट कभी हमने, अब जहाँ रहस्यों की बात आ रही, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि 25 बोल की ये जो पुस्तक है ना, सब रहस्य उद्घाटित करने वाली है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि कैसे आंखों के द्वारा हम देख पाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे किसी जीव में जन्म लेते ही नाक कान आदि आ गए, कानों से उसने सुन लिया, नाक से सूंघ लिया, ऐसे कैसे अलग अलग विषयों का। तो ये प्रोसेस क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है, ऐसी क्या मतलब एक क्या सिस्टम ऐसा क्या बन गया कि हमने कोई चीज जीभ पे रखी और हमें पता चल जाता है मीठा है कि खट्टा है।
हमने कोई चीज पास में खाली स्मेल से हमने सूंघ के बता दिया कि ये अच्छी स्मेल है कि खराब स्मेल है। हमने कोई चीज को आंखों से आंख खोली, देखा है, मानो कैमरा लगा हुआ है, लाइव वीडियो कैमरा चल रहे हैं, हम हर चीज को एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। कोई आदमी यहाँ से गुजर रहा है, हम देख पाते हैं, किसी ने क्या पहना हुआ है हमें पता चल जाता है। तो आखिर ऐसी क्या सिस्टम है ये हमारी बॉडी में, ऐसे कैसे ये बॉडी हमारी काम करती है, इसकी थोड़ी सी गहराई, इसका जो रहस्य है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अगले सेशन में हो सकेगा। अब पहले एक बार जिज्ञासाएं लेते हैं। ज्योति जी। मैं सब पूछती हूँ कि आज आप जो प्रश्न नहीं हो जो करेंगे वो कैसे करेंगे, फिर एग्जाम जो से लेंगे वो कैसे करेंगे, मैं समझी नहीं। नहीं, एक बार प्रश्न आपका मैं नहीं सुन पाया। मैं कहती हूँ कि जैसे आज आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो मतलब आप कैसे देंगे? अच्छा, क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे ये आपकी जिज्ञासा है। तो देखिए, हम्म। एक लिंक आएगा ग्रुप में, जैसे अपना जूम का लिंक आता है ना, वैसे एक लिंक पोस्ट होगा लगभग 9 बजे, लगभग बोल रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 2-5 मिनट, लगभग 9 बजे का टाइम आप निर्धारित अच्छा रखें। जैसे ही वो लिंक आएगा अच्छा उस पर आप क्लिक करें, उसमें आप अपना नाम, क्षेत्र, एरिया, एज, ऐसे 3-4 पैरामीटर्स वो फिल कर देंगे। और उसके बाद उसी के नीचे लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो उन अच्छा 30 क्वेश्चंस में से आपको ABCD पे क्लिक करना है। प्रश्न पढ़ लें, ऑप्शंस देख लें, ABCD 4 ऑप्शन होंगे हर प्रश्न का, वहां पर आपको क्लिक करना है और सारे प्रश्न का उत्तर देने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको आपके मार्क्स भी तुरंत दिख जाएंगे, कितने सही अच्छा हुए कितने गलत हुए सब तुरंत पता चल जाएगा। और 30 में से आउट ऑफ कितने आपने मार्क्स लाए वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका पूरा क्विज का जो डेटा है वो मुझे भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए 500 लोगों ने भाग लिया, तो 500 लोगों के नाम आदि डिटेल मिल जाएगी, किसके कितने स्कोर आया वो पता चल जाएगा। तो 24 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित रखा, क्योंकि कई व्यक्ति मानो अभी यूट्यूब में जुड़ेंगे, यूट्यूब में तो लिमिट हो गई 100 की। तो अब यूट्यूब में सुनने वाले बाद में मान लो आज सुन पाए या कल सुने, तो 24 घंटे में वो सुन करके और फिर उसका उत्तर दे सके। तो आज के सेशन को मिला करके 3 सेशन हो गए हमारे। 25 बोल के प्रथम 3 बोल समझ लो, जीव जीव के प्रथम 3 चैप्टर समझ लो, या जूम के प्रथम 3 सेशन। इन पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, मतलब जो भी बातें हो रही है, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो या एक्सप्लेन करते समय, जिज्ञासा समाधान करते समय कोई अन्य बात भी कही गई हो, वो सब उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तो उसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। और जो सर्वाधिक उत्तर जिनको आएंगे उनका नाम ग्रुप में पोस्ट किया जा सके, ऐसी मेरी भावना है। अब देखते हैं अगर बहुत नाम हुए कैसे क्या होता है। आई ट्राई कि उनके नाम हम ग्रुप में पोस्ट कर सकें। तो और सर्वाधिक एक का सर, मतलब अगर मान लीजिए किसी एक के भी 30 नंबर आ गए 30 में से, तो फिर 30 नंबर लाने वाले सबके नाम आएंगे। मान लीजिए हाईएस्ट नंबर 28 ही आए, तो 28 नंबर लाने वाले सबके मार्क्स, सबके नाम मैं ग्रुप में पोस्ट किए जा सकेंगे। हाँ इस मैं तरह ऐसा से ये पूछती क्विज हूँ का कि आयोजन होगा। जैसे समय सीमित नहीं है क्या, समय सीमित नहीं है नहीं, क्या? इसमें समय सीमा नहीं, आप आराम से जितनी देर लगाना चाहें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, प्लस ओपन बुक है। परीक्षा में आप किताब से पढ़ करके भी उत्तर दे सकते हैं, यूट्यूब से सुन करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। और एक बार अगर लिंक खोला है तो आप उसका उत्तर उसी बार में देके सबमिट कर सकते हैं। और आपको लगे नहीं अभी मुझे नहीं देना है, मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में भी वापस लिंक खोल करके भी उत्तर दे पाएंगे। लेकिन 24 घंटे में आपको उत्तर देना, जो 24 घंटे में उत्तर देंगे उनका ही नामोल्लेख ग्रुप में आ सकेगा। उसके बाद भी अगली क्विज आने तक क्विज ओपन रहेगी। मतलब सेकंड क्विज जब आएगी, मान लीजिए 3 दिन बाद आती है, 5 दिन बाद आती है, तो जब आएगी तब तक पहली क्विज खुली तो रहेगी। लेकिन उसके बाद जो आंसर देंगे उनमें अगर हम्म। किसी के सर्वाधिक अंक आए तो वो ग्रुप में उसका उसका फिर नामोल्लेख नहीं हो पाएगा। बस उतनी सी बात है। ओके, ओ मैडम। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है, सर प्रत्येक वनस्पति में जैसे एक पेड़ है, पेड़ एक मूल, एक एक शरीरी हो गया, तो उसके जैसे पत्ते हुए वो भी औदारिक शरीर में ही आते हैं। जैसे यस। पत्ते हैं, फूल हो गए, बीज, वो सब औदारिक शरीर के असंख्य जीव हो गए। हाँ, इनका वनस्पति काय में सबका औदारिक ही होता है। इवन वनस्पति काय छोड़िए, पूरा तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में सबके मूल शरीर औदारिक ही होता है। नहीं तो वो पेड़ तो एक मूल शरीर औदारिक हो गया, तो मतलब वो पत्ते भी अ, उनमें भी सब में एक पत्ता है, तो उसमें एक ही जीव होगा। देखिए, वो जो पेड़ है ना, पेड़ का मूल जो शरीर है वो कहाँ तक है, फिर उसमें जो आश्रित जीव आ गए तो उनका शरीर भी उसमें इंक्लूड हो गया। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है ना पेड़, वो पेड़ पूरा का पूरा वो मूल शरीर, मूल जीव का शरीर न समझे, उसमें से अधिकांश पोर्शन मूल जीव का शरीर हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो एक पत्ते है और उस पत्ते में मान लो
मान लो 5 लाख जीव, ऐसे इसमें जो लिखा है असंख्य जीव इस अपेक्षा से है कि कहीं संख्य भी होते हैं, कहीं असंख्य भी होते हैं, दोनों चीज होती है। कोई कोई पेड़ ऐसा होगा जिसमें संख्य जीव ही होते हैं आश्रित, और कोई कोई में असंख्य जीव भी होते हैं। तो मान लो एक पत्ते में एग्जाम्पल के लिए 500 जीव है, तो वो 500 जीवों के औदारिक शरीर भी मिलकर के मानो एक उसका पार्ट बन गए। तो ऐसे उनके भी अपने अपने औदारिक शरीर है। जनरली आश्रित जीवों के औदारिक शरीर बहुत सूक्ष्म होते हैं। सर एक और प्रश्न है। सर जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, काटते हैं, तो सब्जी मतलब वो जीवों को वेदना होती है। अगर उसको गैस का गर्म कर दिया तो मतलब वो जीव अचित हो जाता है। वेदना तो देखो दोनों केस में होगी, कोई भी अगर मरेगा तो वेदना तो होगी, किसी भी मेथड नहीं, से मरे। काटते समय ही वो मर जाते हैं। देखिए क्या होता है, जहां जहां से हमने कट किया वहां से तो मर गए, लेकिन बीच में तो आश्रित जीव और रह सकते हैं। अच्छा। गर्म करने में यस सर। सारे आश्रित जीव मर जाते हैं। ओके सर। ठीक है, ममता जी। ममता जी म्यूट हैं आप। सर इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि उसमें साधारण शरीर में औदारिक शरीर एक ही होता है, शेयरिंग होता है। हम्म। तो ये जैसे आपने पेड़ का बताया, तो उसका मूल जो शरीर है, औदारिक शरीर एक ही है, फिर पत्तों का शेयरिंग में गिना जाता है कि उनका अलग अलग से औदारिक शरीर होता है वापस? देखिए ये है ना, प्रत्येक जीवी है, जैसे नीम का पेड़ प्रत्येक जीवी है, ओके। प्रत्येक शरीरी है। हाँ। तो प्रत्येक यस सर। शरीरी में तो आश्रित जीव का अलग औदारिक शरीर होगा, उसमें शेयरिंग नहीं है। अच्छा। शेयरिंग केवल ओके। साधारण में है। तो जो जड़ें होती है ना, मूल, जमी हाँ। कंद कंद मूल, इनमें ये चीज होती है कि एक औदारिक शरीर में अनंत जीव साथ में, और जहां भी साधारण शरीर होगा वहां पर फिर एक औदारिक में अनंत जीव ही होंगे, असंख्य भी नहीं होते हैं। अच्छा। पत्तों में तो असंख्य भी हो रहे हैं ना। पत्तों में असंख्य, तो उसका वापस, हाँ अच्छा ओके, ये प्रत्येक शरीर ही हो गया, तो इसके पत्तों का भी अलग ही औदारिक शरीर अपना हो अपना गया। औदारिक शरीर सबका अलग है, आश्रित जीवों का ओके। अपना अपना होता है। बट वो ओके। उस शरीर के साथ जुड़ गए हैं, बस ऐसा कह सकते हैं। जुड़ गए हैं, हाँ, आश्रित हैं, हाँ, कनेक्टेड है। उस पर डिपेंडेंट। इवन ओके उनका सर। आहार आदि भी उसके थ्रू मिल जाता है उन्हें। ओके सर, थैंक यू। कमलेश जी। सर जय जिनेंद्र, ये जो स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र है, इसमें वायुकाय के लिए तो सिर्फ वायुकाय ही रहेगा ना? मतलब उन हाँ, वायुकाय वायु के के लिए लिए। बताया गया कि देखो वायुकाय का वायुकाय ही है, फिर भी उसमें परकाय से स्वकाय दोनों हो सकते हैं। अगर कोई अचित वायु शस्त्र बनेगी तो वो परकाय कहलाएगी, सचित वायु शस्त्र बनेगी तो स्वकाय कहलाएगी। इसका कुछ लाइक एग्जांपल ऐसा कुछ है कि कुछ और थोड़ा क्लियर समझने के हिसाब से? देखिए जैसे क्या होता है ना, अब ऐसे तो देखा जाए तो उसको एक अपेक्षा से हम स्वकाय भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु तो वायु है, लेकिन फिर एक कैटेगरी बन गई भी जिंदा वायु और मरी हुई वायु। तो अगर मरी हुई वायु शस्त्र बन रही है तो उसको एक अलग कैटेगरी मान करके उसको परकाय कह दिया गया। कई बार जैसे फॉर हवाएं एग्जांपल। अचित अचित हवा भी होती है, बहुत सारी हवाएं अचित होती है, तो अचित हवा भी चलती है। अब हवा चलेगी और मान लो कोई सचित हवा से टकराई, तो सचित वायु इकाई के जीवों की तो हिंसा हो जाएगी उससे, तो वो शस्त्र के रूप में तो काम कर रही है। अगर वो अचित है तो वो परकाय कहलाएगी, और अगर वही हवा सचित है, मान लो कोई सचित हवा चलने से ही किसी वायुकाय के अन्य सचित जीवों की हिंसा हो रही है, तो फिर उस केस में वो स्वकाय शस्त्र कहलाता है। ओके। कल्पेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र। ये जो वनस्पति काय में समूर्छिम जो जीव है, जैसे अंकुर बताया है इसमें, तो ये जो स्प्राउट है, ये इसमें भी अनंत जीव होते हैं क्या? देखिए स्प्राउट के संदर्भ में ऐसा समझना चाहिए कि जब अंकुर फूटते हैं ना, उस समय तो अनंतकाय होते हैं, बाद में अनंतकाय नहीं रहते हैं। मतलब? अंकुर जब जिस समय अंकुर फूटता है ना, हाँ। उस समय तो वो अनंतकाय के, ऐसा ऐसा कहा जाता है। अच्छा। मतलब अपनी मान्यता में वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि अंकुरित फूटते समय तो वो अनंतकायिक होते हैं, लेकिन जब अंकुर थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो फिर अनंतकायिक नहीं रहते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, प्रत्येक शरीरी जैसे ही। अच्छा। और ये जो प्रत्येक वनस्पति में जो एक मूल एक जीव और उस पर आश्रित जो असंख्य जीव अभी बताए आपने, एक पेड़ उस पे जो अलग अलग पत्ते हैं वो उस पे आश्रित है, और
जैसे अभी बहुत से जो रहते हैं, जैसे भिंडी है, भिंडी के अंदर जो छोटे छोटे बीज रहते हैं, वो भी इसी में आते हैं क्या? एक जीव उसमें आश्रित असंख्य जीव। हाँ, वो भी आश्रित में ही आ जाएंगे, बिल्कुल। जैसे टमाटर के बीज है तो वो आश्रित ही कहलाएंगे। टमाटर में तो बहुत सारे बीज हो जाते हैं। ओके। और बैंगन किस में आएगा? बहुत सारे लोग बैंगन नहीं खाते हैं, जो जमीकंद नहीं खाते वो बैंगन नहीं खाते हैं। तो मतलब बैंगन किस में आता है? वो तो जमीकंद तो है नहीं। नहीं, फिर बैंगन जमीकंद में तो नहीं आता है, वो तो प्रत्येक वनस्पति में ही आता है। बट अब ठीक है, कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं होती है, जैसे गोभी के संदर्भ में भी बहुत से लोगों का है, अंजीर के संदर्भ में भी एक बात आई थी, पहले भी क्लास में डिस्कस हुआ था। तो हाँ कुछ हाँ। कुछ चीजें ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी मतलब एक बना लेते हैं माइंड में कि कल्पना की भी ऐसा होता होगा। बट जो बात आगमन में आती है उसके अनुसार अंजीर, बैंगन आदि ये सब कोई जमीकंद नहीं है, ये प्रत्येक शरीरी वनस्पति का एक जीव है। पर वो बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कि भाई ये बहुबीजी है, बहुबीज नहीं खाना। बहुबीज में तो तो बहुत सारे आते हैं कि। बहुबीजी मतलब संख्य बीजी तो हुए ना, यहाँ तो हम असंख्य आश्रित जीवों की बात करते हैं, अनंत जीवों की। तो अनंत जीवों से कंपेयर कैसे करें हम? बहुजीवी होना अलग बात है। बहुजीवी तो देखो सभी है, वनस्पति सभी में देखो संख्य असंख्य तो है ही है। अब वो हमें हाँ। दिख रहे हैं बीज, इसलिए हमने उसको कह दिया। एक पालक का पत्ता, उसमें क्या जीव कम है क्या? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीज हमें दिखाई दे रहे तो हमने खाली बीज को पकड़ लिया, जबकि 8 प्रकार की वनस्पति है। हम्म। ठीक है ठीक है, सविता ओके। जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, जो प्रत्येक वनस्पति का ही होते हैं, तो जब अभी पहले से ही प्रत्येक होते हैं, जब पहले अंकुरित होते हैं, मतलब तब जैसे अभी भिंडी है, स्टार्टिंग से ही वो प्रत्येक में गिनी जाती है, या वो बोलते हैं कि पहले वो साधारण वनस्पति का ही होती है और बाद में प्रत्येक बनती है, ऐसे कुछ? देखिए, अन्य वनस्पतियों में तो ये बात नहीं आती है, खाली स्प्राउटेड के बारे में थोड़ी सी बात चलती है। क्योंकि स्प्राउट जब होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो ये तो उसका जैसे जड़ की जैसे निकल रहा है। इसलिए उस संदर्भ में ये बात मतलब मैंने स्वयं दिनेश मुनि से भी ये प्रश्न पूछा था, तो दिनेश मुनि का ये कहना था कि जब अंकुरित होते उस समय तो वो अनंतकायिक है, बाद में अनंतकायिक नहीं है। बस ये बात उन्होंने कही थी। बाकी अन्य जैसे भिंडी आदि के बारे में तो ये बात नहीं सुनी है कि भी पैदा होते समय अनंतकायिक और बाद में नॉर्मल हो जाए। हालांकि जो जड़ें होती हैं किसी भी प्रकार के पेड़ की, किसी भी पौधे की जड़ों को तो अनंतकायिक कहा जाता है। तो इसलिए हम वो चीजें नहीं खाते हैं जो जड़ हो। तो जड़ों को तो ऐसे डायरेक्टली हम वैसे भी नहीं खाते हैं। अब कुछ चीजें जो खाने जैसी है, जैसे अभी गाजर है, शकरकंद है, मूली है, इसकी तो जड़ें ही खाने जैसी होती है, क्योंकि स्वाद उसी में है। तो इसलिए उनको फिर हम निषेध करते हैं। बाकी तो जड़ें वैसे ही कोई खा नहीं सकता है। आज कोई नीम की पेड़ की जड़ें मान लो आ जाए हाथ में किसी के, तो खा थोड़ी सकता है, वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए वो सब बाकी जड़ें भी अनंतकायिक ही होती है। और जो जैसे अभी भिंडी है, उसमें जितने बीज है वो इतने उसके तो एक एक जीव हुए प्रत्येक। तो जो उसका जो स्किन है, उसके रेशे में भी असंख्य जीव गिने जाते हैं। हाँ, वो भी हरियाली ही है, इसलिए तो मतलब खाली बीज निकालने से भी वो अचित नहीं बनती है। ओके। और एक प्रश्न था कि बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद तो दिखाई नहीं देते, क्या बादर निगोद हमें आंखों से दिखाई देते हैं? हाँ, बादर निगोद तो जैसे अभी हम गाजर मूली आदि दिख रहे हैं, वो सब बादर निगोद ही है ना। अच्छा, वो सब बादर निगोद में है। काई, गाजर, मूली सब अनंत काई बादर निगोद में ही हाँ हाँ आएंगे। हाँ। और ये जो अच्छित होती है अग्निकाई, वो मैं समझ नहीं पाई कि अग्निकाई कैसे, मतलब क्या शस्त्र, देखो, किस अग्नि है, शस्त्र? अग्नि बुझ गई मतलब अचित हो गई। वो तो है ही नहीं, तो अच्छित हो गई मतलब कैसे हुआ? मतलब दो तरह की होती है। देखो, एक तो है ना, अब कोई आ, अब मान लो कोई जीवित है, तब तक वो अग्नि, और अग्नि बुझ गई तो वो फिर जीवित तो नहीं रही, मतलब उसकी औदारिक शरीर तो है उसका, क्योंकि राख के कण तो रहते ही है अग्नि में भी। अच्छा। तो वो औदारिक शरीर तो है, ठीक है, उसमें वो शाइनिंग खत्म हो गई। और दूसरी एक अचित अग्नि भी होती है। जैसे सचेत अग्नि है ना, वैसे अचित अग्नि भी होती है, तो वो वैसी दिखेगी फिर भी वो अचित हो जाए, ये भी पॉसिबल होती है। और वायु सचित और अचित दोनों होती है, तो हमें जो अभी जैसे हम सामायिक में बैठे हैं, तो वो वायु टच होती है तो वो सचित होती है, तो उसका। देखिए, अब वो हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं कर रहे हैं उसको टच, इसलिए वो हाँ। अवॉइडेबल चीजें हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप ऐसे तो फिर हम श्वास भी नहीं ले पाए। हाँ, नहीं, मतलब वो एक तो जस्ट जैसा थी। क्या होता है, देखिए, वैसे भी ना हिंसा के संदर्भ में ये बात ध्यान रखने की है कि जीव के मरने में हिंसा नहीं है, हमारे भावों में हिंसा होती है। मैंने कई बार ये एग्जाम्पल शायद पहले भी क्लास में कभी बताया होगा कि
दो साधु चल रहे हैं, एक साधु ध्यान से देख के चलते हैं, और उनके देख देख के चलने के बावजूद कोई मेंढक उनके पैर के नीचे आके मर गया, तो भी उनको हिंसा का दोष नहीं लगा। जबकि दूसरा साधु जो प्रमाद से चलते हैं, ध्यान नहीं रखा, उनके पैर के नीचे कोई जीव नहीं आया, कोई मरा नहीं, कोई कायिक हिंसा नहीं हुई, फिर भी उनको हिंसा का दोष लगता है। तो एक्चुअली हिंसा तो हमारी आत्मा में हो रही है, जीव के मरने से तो संबंध है नहीं। तो इस तरह से हमें इसको भी समझना पड़ेगा। अब हवा चल रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी मन में भावना आ जाए कि ये वायुकाय के जीवों को मैं मार दूं, वहां फिर दिक्कत है। वहां तो बिना मारे ही हम हिंसक बन सकते हैं। और एक प्रश्न है, रसद जीवों में ये वेत रस जीव जो दही आदि रसों में उत्पन्न होते हैं, तो फिर दही सचित में गिना जाएगा, जैसे हम अगर एकादश उसमें नाम उत्पन्न हो तो ऐसा तो थोड़ी कैसे? हमेशा उत्पन्न हो ही जाएंगे। तो दही फिर में दही में मान लो कीड़े पड़ गए, पड़े पड़े, तो वो उसमें काउंट होगा। वो दिखाई, आंखों से दिखाई तो नहीं देंगे, तो सूक्ष्म जीव कैसे? होते हैं, सूक्ष्म जीव पढ़ सकते हैं। तो अब जब है ना बहुत दही खट्टा पड़ जाता है, बहुत दिनों का हो जाता है, 5 7 10 दिन का हो जाता है, तब उसमें जीव पड़ते हैं। ऐसे दही नया नया जमाए एक दिन में जीव नहीं पड़ते हैं। ओके, ओके, ओम हरम। ठीक है, जिज्ञासाएं एक बार जिन्होंने पहले ओरिजिनल हाथ रखे थे वही रखें, क्योंकि समय कम है। मैं पहले उनकी जिज्ञासा लेना चाहूंगा क्लास में, जिन्होंने 7:45 या 7:47 तक 2 मिनट में जिन्होंने हैंड रेज कर दिया हो। तो एक बार बाकी लोअर कर दे, फिर वापस आपको अवसर मिलेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग। जिन्होंने बाद में हैंड रेज किया वो एक बार लोअर कर दे। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अग्निकाय के संबंध में था प्रश्न। से अग्निकाय में जैसे जो अग्नि सिर्फ हम जब पैदा करते हैं तभी अग्निकाय की चीज पैदा होते हैं, ये नेचुरल है एनवायरनमेंट में? देखिए, अग्नि जलाने में तो होते ही है और नेचुरल भी है। ऐसे मतलब सूक्ष्म अग्निकाय के जीव तो सर्वत्र है अवेलेबल। ठीक है, बादर अग्निकाय ऐसे कह सकते हैं, जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां वो पैदा हो रहे हैं। तो जिस भी मेथड से अग्नि जल जाए, या अग्नि फेल भी जाती है, जैसे एक अग्नि जली भी उसी से और फैलते रहते हैं, तो उसमें भी वो जीव पैदा हो जाएंगे। मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म वाली तो एग्जिट कर दी, मतलब हमें दिखे नहीं भले, लेकिन वो है। वो तो हर जगह है, लोक में कोई हाँ स्थान जी, नहीं जहां पर सूक्ष्म अग्नि का एक जीव न हो। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। सुमन जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक पेड़ की मतलब पत्तियां होती है, तो पत्ती में असंख्य औदारिक शरीर है, वो पिंड बनता है तब वो पत्ती हम लोग को दिखाई देती है, ऐसा? हाँ, मतलब यूं समझ लो पास पास में है। पिंड तो इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पिंड क्या हो जाता है, जैसे एक तो सारे जीव साधारण शरीर जैसे वो भी एक ही शरीर में बहुत सारे जीव हो, वैसी स्थिति नहीं है 1 by 1 है। प्रत्येक है ना, तो 1 by 1 ही होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं है। बट 1 by 1 भी जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो ग्रुप में हमें वो दिख रहा है, तो वैसे ही समझ सकते हैं। ग्रुपिंग तो कह ही सकते हैं, लेकिन वो ग्रुपिंग भी 1 by 1 वाली ग्रुपिंग है, ओवरलैप वाली ग्रुपिंग नहीं है। अच्छा, मतलब वो यदि उनको अपने सूक्ष्म समझे, यदि अलग अलग है तो सूक्ष्म हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो गए एक साथ हो गए तो फिर हमको दिखते हैं वैसे, मतलब नहीं नहीं, आपने सूक्ष्म बोला तो कि वो सूक्ष्म ही होते औदारिक हैं, वो अलग शरीर ही, ये सब उनमें आदर भी। ही है। जो भी झुंड में भी अगर हमें आंखों से दिख जाए ना, तो वो बादर है। सूक्ष्म तो ग्रुप में भी नहीं नहीं नहीं, दिखता है। आपने, हो सकता है मुंह से निकल गया हो, आपने बोला था कि ज्यादातर वे भी सूक्ष्म औदारिक शरीर होते हैं, तो वही मैं कंफर्म करना मतलब वो चाहती थी। कहने का मतलब सूक्ष्म था, छोटे होते हैं वो सूक्ष्म, जो हाँ, टेक्निकल वर्ड है ना सूक्ष्म बादर, वो वाला सूक्ष्म नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद। भारती जी। जिनेन्द्र अंकल है ना, एक तो मेरे को पूछना है कि अग्नि जैसे जलती है तो अग्नि उस समय मरती नहीं है क्या? मतलब नहीं, जीव जीव कभी? जलने से वो जीव नहीं मरते। अग्निकाय का स्वयं अग्निकाय शस्त्र नहीं है, क्योंकि उनकी शरीर शरीर वैसे ही बना होता है कि उनको इतने ताप को वो सहन कर पाते, उससे उनकी डेथ नहीं होती है। अच्छा। और है ना अंकल, दूसरा डाउट है, पेज नंबर 10 में ये जो है ना अंकल, मुरड़ हिंगुल, ये सब क्या अंकल? ये है ना, कल की क्लास का बाद में करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद। तो अच्छा, एक आज बार का? हम इतना ही रखते हैं, आज समय भी हो गया है।